शर्मा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में तो मोदी जी ने गर्दा गर्दा कर दिया, बाकी लोग कह रहे हैं बिहार के जो उनके मतलब समर्थक हैं कह रहे हैं मोदी ने तो गर्दा गर्दा कर दिया बिहार में। गर्दा गर्दा कर दिया, गर्दा ये कहते हैं, धूल और गुबार को भी गर्दा कहते हैं। वास्तव में उन्होंने बिहार को धूल और गुबार के अंदर जो है डुबो दिया। आने वाला वक्त बिहार का बहुत अंधकारमय है, बहुत अंधकारमय भविष्य है बिहार का। अगर वास्तव में इसे देखा जाए तो ये दो तरीके से चुनाव को हम देख सकते हैं। एक तो लोकतंत्र की चोरी जो हुई है वो तो जग जाहिर है सबके सामने, वरना ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरे ग्राउंड लेवल पे हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ जुड़ रही है, लाखों लोगों की भीड़ जुड़ रही है एक रैली में और सीटें कहीं नहीं आ रही। और उसके बाद पता चलता है जहाँ ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आ रही बीजेपी और जेडीयू, और उसके बाद वो पता चलता है कि इतनी 90 सीटें ले लेके 90% का स्ट्राइक रेट लेके वो आ रहे हैं। तो पहला सोचनीय विषय तो ये है। और दूसरा, अगर इसे अगर वोट का भी मान ले कि चलो वास्तव में बिहार की जनता ने वोट दे दिया तो 10,000 रुपये महीना उनको जो एक महीना भी नहीं, सॉरी 10,000 साल का जो दिया, एक बार का, साल का भी नहीं है वो तो, बल्कि हाँ एक बार जो 10,000 रुपये उनके खाते में डाले, यानी आगामी 5 साल के लिए, उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो पर मंथ वो बैठता है मुश्किल से लगभग 166 रुपये, यानी कि लगभग 5.5 रुपये पर डे। और अगर बिहारियों ने 5.5 रुपये पर डे के लालच में आप आके अपना वोट भेज दिया तो ये उससे भी ज़्यादा सोचनीय बात है कि उन्होंने 5 साल के लिए अपना सारे अधिकार अपने हकूक सब गिरवी रख दिए उन्होंने 5.5 रुपये पर डे के हिसाब से। आज मोबाइल भी रिचार्ज कराने जाओ तो भी 10 रुपये पर डे का कम से कम खर्चा आता है, 300 रुपये महीने से कम का रिचार्ज नहीं होता। और उन्होंने सिर्फ 5.5 रुपये के लालच में अपना जो है सारा का सारा जमीर गिरवी रख दिया। इससे सोचने बात, निंदनीय बात और कोई नहीं हो सकती। अब उन्हें सब याद, ये सब चीज़ें धूल मिट्टी में चली गई। जब गर्दा उड़ाने वाली बात है तो गर्दे में वो सारी चले गई जो बिहार में 1.5 महीने के अंदर 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुल टूटे थे, गए गर्दे में। 62,000 करोड़ का बिजली विभाग का घोटाला गया गर्दे में। उसके बाद लल्लन सिंह ने जो उन्होंने गालियाँ बकी थी, जो लोगों को धमकाया था, डराया था, वो गया गर्दे में। जो आचार संहिता लगने के बावजूद भी सीधा एक रूल होता है चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर मतदाता जो है बूथ तक वो अपने आप आएगा या उसके परिजन उसे लेके आएंगे। अगर कोई अशक्त मतदाता है, विकलांग है या कोई भी है तो उसे बूथ तक लेके आए और बूथ के अंदर तक उसे व्हील चेयर जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रदान करी जाती है कि आगे जाके वो अपना वोट डाल सके कमरे में जाके। लेकिन बिहार में 6-6 हज़ार लोगों को एक साथ ट्रेन में बैठा के भेजा गया है, ट्रेन चलवाई गई बाकायदा और आचार संहिता का बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई खुल के। इस पर कोई इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया, कोई उसमें चिंता नहीं है। तो वास्तव में गर्दा उड़ा दिया, जिसे कहते हैं धूल उड़ाना, वो वास्तव में धूल से भर दिया सारा का सारा लोकतंत्र का इतिहास। और उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन वाले दिन से पहले तक भी लगातार उनको पैसा बांटा जा रहा है, जो कि पैसा बांट रहे हैं इलेक्शन की आचार संहिता का साफ उल्लंघन होता है, और वो पैसा बांटा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ने उससे कोई संज्ञान लिया, तो वाकई गर्दा उड़ गया। बाकी गर्दा उड़ गया है कि अगर वहाँ पे जब वीवीपैट सड़कों पे पाई गई हैं, 2-2, 3-3 घंटे जो है स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद रहे हैं, तो वाकई गर्दा उड़ गया बिहार में। तो गर्दा ही उड़ा है बिहार में, और कुछ नहीं उड़ा है इसके अलावा बिहार में। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हमेशा जाति करता है, बिहार में नकार दिया गया। बिहार में लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें चुना है। विकास ऐसा कि एक महीने में 1.5 दर्जन पुल गिर रहे हैं, ये विकास पसंद करा लोगों ने। बड़ी अजीब समझ है लोगों की, इसे विकास मान रहे हैं कि एक महीने में कितने पुल गिरे। पिछली सरकारों में 1 गिरा था तो हमारी सरकार में 12 गिरे, इस बात का ये विकास है। पिछली सरकार में 1 का घर जलाया गया था और हमारी सरकार में 85 महादलितों के टोले में आग लगा दी गई, 85 दलितों की झोपड़ियों में आग लगा दी गई। इसी वहाँ विकास की गिनती में गिन रहे हैं वो। हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने जाते हैं और हॉस्पिटल में अंदर गैंगवार हो रही है, अंदर हॉस्पिटल में लोग AK-47 और रिवाल्वर और पिस्टल लेके जा रहे हैं और जाके सरेआम गोलियां चला के आ रहे हैं, ICU में भर्ती बंदे को मार के आ रहे हैं। इसे अगर वो विकास गिनते हैं तो भाई साहब वैसा विकास तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। विकास नापने का पैमाना तो बहुत शानदार है फिर तुम्हारा। अगर इसे वो विकास मान रहे हैं तो जो कट्टे की वो बात कर रहे थे और कट्टे ही चलते हुए नजर आए सड़कों पे। अशोक सर्राफ था वो व्यापारी, बालू व्यापारी था, उसे सरेआम गोली मार दी। सर्राफा व्यापारी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। अगर वो इसे विकास का पैमाना मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दरभंगा एम्स जैसा जो आज तक कहीं आता पता नहीं है, जिसका बिल्कुल प्लेन जमीन पड़ी है, इनॉग्रेशन बोर्ड तक भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, अगर वो इसे विकास मान रहे हैं तो बहुत बढ़िया विकास है साहब आपका। तो फिर तो मैं सच में कहता हूँ फिर आप वाकई तरस आता है कि सिर्फ 5.5 रुपये पर डे के हिसाब से आपने अपना वोट भेज दिया अगले 5 साल के लिए। आपने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी सिर्फ 5.5 रुपये पे, सिर्फ 5.5 रुपये महीने में डेली पे। क्या लगता है कि अब मोदी जी को रोकना नामुमकिन सा हो गया भारतीय राजनीति में? क्या मोदी जी को हराना मुश्किल हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। देखिए, नामुमकिन शब्द जो होता है उसमें भी जुड़ा होता है मुमकिन। सिर्फ ना को हटा दीजिए आगे वो मुमकिन हो जाता है। इवन इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल, अगर उसे ब्रेकअप कर दिया है तो आई एम पॉसिबल कहलाता है वो। तो ऐसे तो बड़े ये तो कुछ भी नहीं है मोदी जी तो। इनसे तो कितने बड़े तुर्रम खां आगे चले गए, मुसोलिनी आगे चला गया, हिटलर आगे चला गया, कर्नल गद्दाफी आगे चला गया, और वो मुअम्मर था वो आगे चला गया, सद्दाम हुसैन जैसे जो अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझते थे, जो अपने आप को किसी आगे समझते नहीं थे, किसी को नहीं समझते थे अपने आगे, वो सब चले गए। तो मोदी जी क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये सोचना सिकंदर जैसे धुरंधर आज कहाँ है?
कहाँ है उनकी कब्र? औरंगजेब जैसे जिसके बारे में लगातार बात करी जाती थी, बड़ा उसने अत्याचार करा, बड़ा अत्याचार करा, कहाँ है वो औरंगजेब? मोदी जी की है कब्र में, है कब्र में। शाहजहाँ जैसे वो भी कब्र में, अकबर जैसे वो भी कब्र में, बाबर जैसे वो भी कब्र में। चंगेज खान अपने पूरे जीवन काल में उसने 3 करोड़ लोगों का कत्ल करा था। 3 करोड़ लोग कम नहीं होते, जब आबादी भी जो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। चंगेज खान आज तक का सबसे बड़ा हत्यारा माना जाता है चंगेज खान को पूरी मानव जाति के इतिहास में। वो कहाँ है? वो भी खत्म हो गया। तो ये मोदी जी क्या है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। बदलाव सब हो जाता है। जो आज ऊपर जा रहा है वो नीचे आएगा। मैं तो गीता की बात पे विश्वास करता हूँ। जो इसका उत्थान है उसका पतन निश्चित है, जिसका उत्थान है उसका पतन निश्चित है। 8,848 मीटर चढ़ के आप माउंट एवरेस्ट की चोटी में पहुंचोगे, लेकिन आप कितने दिन रुक लोगे वहाँ पे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपको नीचे आना ही पड़ेगा। और ये परम सत्य है, अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस कर रही है वो MMC बन चुकी है, यानी कि मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। ठीक है, कर रही है। अगर वो मुस्लिमों की राजनीति तो बुराई क्या है? इस भारत देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में 25 करोड़ मुसलमान हैं। 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्या उनके लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए? क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको हम हाशिए पे डाल दें कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए तो कोई वो नहीं है, तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद है? क्या वो देश की तरक्की में योगदान नहीं देते मुसलमान? या सिर्फ एक भी चीज़ ऐसे बता दो कि मुसलमानों को कोई भी चीज़ मुसलमान होने के एवज में महंगी मिलती हो या सस्ती मिलती हो? कोई सी एक चीज़ जिसमें मुसलमान कंट्रीब्यूट ना करते हो। पेट्रोल लेने जाएंगे तो हमें भी 94 रुपये का मिलेगा, तो उन्हें भी 94 रुपये का मिलेगा। 5 रुपये का बिस्कुट हम खरीदने जाएंगे बाजार से तो हमें भी 5 रुपये का मिलेगा, उन्हें भी 5 रुपये का मिलेगा। कौन सी चीज़ है जिसमें उन्हें सब्सिडी मिल जाती है कि मुस्लिम होने के नाते उन्हें कोई चीज़ ऐसी सस्ती मिल जाती है कोई ऐसी चीज़? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो सिर्फ लगातार फैलाया जाता है कि मुस्लिम ऐसे, हमारी सब्सिडी पे पलने वाले। जितना टैक्स आप दे रहे हो उतना टैक्स मुस्लिम भी दे रहे हैं। जो गाड़ी आप खरीद के ला रहे हो रोड टैक्स दे के, वही गाड़ी वो भी खरीद के ला रहे हैं रोड टैक्स दे के। जो टोल टैक्स आप चुका रहे हो वही टोल टैक्स वो भी चुका रहे हैं। क्या टोल टैक्स पे उनकी टोपी देख के उनका टोल टैक्स कम कर दिया जाता है? नहीं भाई, 150 रुपये नहीं तेरे तो 100 रुपये बने, तू तो मुसलमान है। कहाँ है? पूरे 25 करोड़ लोग भारत की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे हम हाशिए पर डाल देंगे? नहीं डाल सकते। कोई भी एक चीज़ अगर है तो सस्ती बता दो। एक चीज़ है सस्ती जो मैं बता सकता हूँ, वो है उनके लिए नफरत, वो उन्हें मुफ्त में मिल रही है। वो उनके लिए मॉब लिंचिंग, वो उन्हें मुफ्त मिल रही है। हेट स्पीच, वो उन्हें मुफ्त में मिल रही है, उसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे। वो प्लस और सरचार्ज लगा के उन्हें दी जा रही है। मुस्लिमों के साथ नफरत चरम पे है, उनके साथ हेटरेट चरम पे है। धमाके हुए, ये दिल्ली धमाका हुआ, बेहद निंदनीय है। बिल्कुल जिसने करा हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन उसमें नाम क्या है? सलमान। सलमान ने आगे जो 2 लोगों को कार बेच दी, उसके बाद आखिरी जो खरीदार आया उसका देवेंद्र नाम था। उसका नाम कहीं नहीं चला, 1 दिन चला, उसके बाद सब गायब कर दिया। अगले दिन ही सारे न्यूज़पेपर में हर जगह यही था कि सलमान ने खरीदी, सलमान के ऊपर। ठीक है, सलमान भी अभियुक्त होगा, टांगो फांसी पे, पकड़ो उसे, टांगो फांसी पे। लेकिन देवेंद्र भी अभियुक्त है तो उसे भी फांसी पे टांगो। बराबरी का दर्जा दोनों साहब, कानून सबके लिए बराबरी की नज़र से देखता है, तो दोनों को बराबरी की नज़रों से देखो। लेकिन नहीं, ये तो फ्री में मिलेगा ना उन्हें। सिर्फ एक ये चीज़ है जो उन्हें सस्ती मिलती है, बाकी हर चीज़ में वो बिल्कुल बराबरी का योगदान रखते हैं जो हम रखते हैं। उनका मतलब कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण पे टिकी हुई है। किस बात का तुष्टीकरण? जब आप 100 करोड़ लोगों को कहते हो, जब आपका एक वो फेकेंद्र शास्त्री यहाँ से पदयात्रा निकालता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये तुष्टीकरण नहीं है। ये तुष्टीकरण नहीं है। जब वो 100 यहाँ से वृंदावन की रथ यात्रा वो निकाल रहा है, पैदल यात्रा, जिसमें 15 किलोमीटर चलने में उसके पाँव में छाले पड़ गए, 15 किलोमीटर में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसकी हालत देखो, वो हिंदू राष्ट्र बनाने चला है। तो ये गलत नहीं है। भारत के संविधान में अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत है, खालिस्तान की बात करना गलत है, गजवाए हिंद की बात करना गलत है, हर चीज़ गलत है। संवैधानिक रूप से उसे बिल्कुल भारत को भारत ही बने रहने देना, ये संविधान के अनुकूल है। अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा, संविधान विरोधी बात करेगा, वो जब वो तुष्टीकरण नहीं है। जब आप 100 करोड़ लोगों को कहते हो बटोगे तो कटोगे, योगी जी साफ साफ कहते हैं 80-20 का चुनाव है, 80% वालों सुधर जाओ, नहीं तो 20% वाले जो है तुम्हारा राशन खा जाएंगे। कहाँ से खा रहे भैया राशन? अगर तुम आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हो, 80 करोड़ में 55 करोड़ तो जनता हिंदू ही है, सारे के सारे 25 के 25 करोड़ मुसलमान मुफ्त का राशन ले रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ में से 25 घटाओगे तो 55 करोड़ तो हिंदू ही मिले। फिर उसकी गिनती नहीं करोगे आप। इनको आप कहते हो कि सब्सिडी पे पलने वाले लोग हैं, मेहनत हम करते हैं, टैक्स हम भरते हैं और ये हमारा खा जाते हैं, तो आप ये देखो कि वो तो 25 ही करोड़ है, तुम तो 55 करोड़ खा रहे हो। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में लोग जाति पात में बट गए हैं, तो हमारा मतलब है जाति पात का जो बटना है वो मिल के रहे हैं। फेकेंद्र शास्त्री को मैं साफ साफ कहता हूँ, आप धीरेन्द्र कहते हो, मैं तो फेकेंद्र कहता हूँ। खुला चैलेंज है। आप कहते हो जाति पाति नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूँ। अभी तो उनकी शादी नहीं हुई ना, करें किसी आदिवासी से, दलित युवती से शादी करें, आगे उदाहरण पेश कि मैं इससे दलित से शादी कर रहा हूँ, या मैं इससे बिल्कुल नीची जाति शूद्र जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सबसे निचली जाति की, मैं इससे शादी करूँगा। कहते हैं करें खत्म जात पात को, क्यों नहीं करते? आगे बढ़ के खत्म किसे करना पड़ेगा? इन जैसे लोगों को तो करना पड़ेगा जो ये बातें करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हमारे जैसे और बेवकूफ़ लोगों के लिए हैं, उनके लिए नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अपना आराम से सब करना है। अभी एक मैं वो देख रहा था, अभी बाबा की एक और वीडियो आज चल रही थी, ये हल्दी की गांठ ले लो, ये ऐसा ले लो, ये चूर्ण ले लो, इसे चाट लोगे जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। खुद 15 किलोमीटर सारा चला है, 15 किलोमीटर पाँव में पट्टियाँ भी बंद गई हैं, मुंह में थर्मामीटर भी आ गया, BP भी ना पड़ा है। सिर्फ 15 किलोमीटर क्या होता है? 15 किलोमीटर तो हम रोज दिन भर में नाप देते हैं। रोज दिन भर में इधर से उधर जाना, मार्केट जाना, इधर
इधर जाना 15 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता।